बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 2025 के सीएसएस एग्जाम्स के लिए पेपर वन इंग्लिश, पेपर वन सीएसएस की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। और ऐसे राइटिंग की क्लास है। क्लास तो वैसे सिर्फ ऐसे राइटिंग की है, लेकिन इसमें एडमिशन लेने वालों के लिए पेपर टू का एक सवाल है 20 मार्क्स का, प्रेसिव राइटिंग का। वो कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, उसकी कोई फी नहीं है। और इसके अलावा आपके पास ऑप्शन ये भी है कि मैंने जो फाउंडेशन कोर्सेज करवाए थे प्रीवियस 3 इयर्स में, और जो सीएसएस की प्रीवियस क्लासेस ली थी, उन सब के रिकॉर्डेड लेक्चर्स जितने भी मेरे पास हैं, दे आर टोटल मोर देन 200 लेक्चर्स। वो भी मैं वक्फे वक्फे से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सेंड करता रहूंगा, जिससे आपको फायदा ये होगा कि आप कम वक्त में ज्यादा सीख सकें। ठीक है। हाँ जी, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ऐसे राइटिंग की क्लास है। मैंने प्रीवियस क्लास में जो ओरिएंटेशन क्लास थी उसमें डिटेल बताई थी, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने बाद में एडमिशन लिया है, लिहाजा कुछ बातें मैं रिवाइज करना चाहता हूँ, ताकि सब एक साथ चले और एक जैसा चले। ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो मैं आपको पास पेपर दिखाऊं कि जनाब पेपर किस तरह का आता है। आ, पेपर किस तरह का आता है। नहीं, यहाँ से नहीं आएगा। सॉरी। पेपर मैंने ओपन किया था। हाँ जी, अब आएगा। ये लीजिए, आपको ये पेपर नजर आ रहा होगा। चैट मैंने साइट पर ओपन कर ली, ताकि आपके क्वेश्चंस भी मैं रिप्लाई कर सकूँ। ये चैट ओपन कर लिए। इसके अलावा यहाँ मैं इसको जी जूम कर देता हूँ। जूम करने के लिए मुझे यहाँ जाना होगा। हाँ भाई, नजर आ रहा है। हाँ, चल, ये जूम हो गया। स्क्रीन पर आपको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का ये पेपर नजर आ रहा होगा। तो 2018 में, वेरी गुड, नजर आ रहा है। और भी पास पेपर्स हैं, मैं सारे इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट पर, ग्रुप में। 100 नंबर का ये पेपर है। सुबह 9 से 12 होता है। उसी दिन 2 से 5 सेकंड पेपर होता है, रेसिन कॉम्पोजिशन का। बहरहाल ये क्लास है ऐसे राइटिंग की। और इसमें जो सवाल है वो एक ही सवाल आता है 100 नंबर में। और वो सवाल है, मेक एन आउटलाइन एंड राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव essay 2500 to 3000 words on any one of the given topics। अब देखें, ये एक सवाल जो है इसके दो हिस्से हैं। बज़ाहिर एक सवाल है, लेकिन इसके दो पार्ट्स हैं। नंबर वन, पहला पार्ट है मेक एन आउटलाइन। तो सबसे पहले तो आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है उस टॉपिक पर ऐसे जो लिखेंगे उस ऐसे की आउटलाइन बनानी है। सबसे पहले चीज आउटलाइन।
आउटलाइन के बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे लिखेंगे आप, और वो ऐसे जो है उस आउटलाइन के साथ रेलेवेंस में होना चाहिए, यानी उस आउटलाइन के साथ अकॉर्डेंस में होना चाहिए। दैट ऐसे मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द आउटलाइन। ऐसा ना हो कि आउटलाइन कुछ और कह रही हो और ऐसे के अंदर कुछ और फिल्म चल रही हो। आपने आउटलाइन बनानी ही इसलिए है ताकि आप जब ऐसे लिखें तो वो आउटलाइन के मुताबिक वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड रेलेवेंट टू द टॉपिक हो। ठीक है। एग्जामिनर पहले आउटलाइन देखेगा और आउटलाइन को मैच करेगा ऐसे के साथ, और फिर ऐसे को रीड करेगा, असेस करेगा। ये जनाब तरीक़ाकार होता है। ठीक। पिछली क्लास में मैं अपना तारुफ पेश कर चुका हूँ, लिहाजा मेरा तारुफ इतने काम की चीज़ नहीं है आपके लिए। डायरेक्ट हम अपने काम पर आते हैं। ये आउटलाइन क्या चीज़ है? देखिए, पेपर इस तरह का, और आउटलाइन में बताता हूँ अभी क्या चीज़ है। पहले मैं ये सवाल पूरा पढ़ लूँ। मेक श्योर यू यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेस। फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेस क्या है? फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेस ये हैं कि ऐसे में कहीं स्टार्टिंग जो जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है? दैट इज एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन इज दैट पार्ट ऑफ द essay which is also called introductory paragraph or introduction of the essay। आपने अपने essay के टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाना है इन द बिगिनिंग ऑफ द essay। इस पार्ट को कहते हैं एक्सपोजिशन। सेकेंडली, आर्गुमेंटेशन, देन डिस्क्रिप्शन, देन नरेशन। अच्छा, इसमें डिपेंड करता है। बाज औकात बच्चों को कंफ्यूज कर दिया जाता है कि इस टॉपिक पर आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखे। भाई, ये ऐसे 200 या 300 या 500 वर्ड्स का ऐसे नहीं है। दिस इज बिटवीन 2500 एंड 3000 वर्ड्स। तो पूरा का पूरा 3000 वर्ड्स का ऐसे आर्गुमेंटेटिव नहीं होगा, बल्कि जहां आर्गुमेंट्स की जरूरत होगी, जहां आर्गुमेंटेशन की जरूरत होगी, वहां हम आर्गुमेंटेशन ऐड करेंगे। लेकिन पूरा का पूरा ऐसे सिर्फ आर्गुमेंटेटिव नहीं होगा, कहीं कहीं हमें डिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी। यू हैव टू डिस्क्राइब डिफरेंट सिचुएशंस एंड डिफरेंट आइडियाज, एंड समवेयर यू कैन you may also need narration. Somewhere you use quotations, somewhere you use the idea narrated in your own words, or to narrate some incident in your own words, all these things। इसके अलावा और भी फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेज आप यूज कर सकते हैं। तो ये सब कुछ जो है दरअसल एक ही ऐसे के अंदर डिफरेंट प्लेसेस पर नजर आए। तो ये सब कुछ यूज करना है। क्रेडिट विल बी गिवन फॉर ऑर्गेनाइजेशन, रेलेवेंस एंड क्लैरिटी। तीन चीजें बताई गई हैं। ऑर्गेनाइजेशन, नंबर वन, ये आपका ऐसे वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, यानी पैराग्राफ जो आप लिख रहे हैं ऐसे में, बेसिकली एन ऐसे इज अ ग्रुप ऑफ पैराग्राफ्स। तो वो पैराग्राफ्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ रब्त में हो। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दी ऐसे बहुत अच्छा हो, इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में हो। फिर उस टॉपिक को वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में हम लेकर चले, ना कि पहले पैराग्राफ में कुछ और बात हो रही है, दूसरे पैराग्राफ में किसी और दुनिया की बात हो रही है, तीसरे में किसी और की। तो वो जो बात सेकंड पैराग्राफ में होनी चाहिए वो फिफ्थ पैराग्राफ में मिल रही है, और जो बात उससे पहले होनी चाहिए वो उसके बाद मिल रही है। तो फिर ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऐसे नहीं है। इसी तरह से रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब ये है कि आप जो ऐसे लिख रहे हैं वो ऐसे, नंबर वन तो ये कि आपके टॉपिक से रेलेवेंट, टॉपिक से ना हटें आप। नंबर टू ये
कि जो आपने आउटलाइन बनाई है पहले, उस आउटलाइन से रेलेवेंट। तीसरी बात, क्लैरिटी। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज प्रोड्यूस नहीं करनी है, बॉम्बार्ड बॉम्बार्डमेंट नहीं करनी है, जिसे हम कहते हैं बॉम्बास्टिक वर्ड्स यूज नहीं करने हैं बहुत ज्यादा। जहाँ जरूरत पड़े वहां आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कि जिनसे बात उलझ जाए, यूज नहीं करना। ठीक है। सिंपल वे में अपनी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखना है आपको। ठीक। फिर जो सेकंड नोट है वो है, नो पेज और नो स्पेस बी लेफ्ट ब्लैंक बिटवीन दी आंसर। तो बीच में कोई पेज आप ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे। जाहिर है कौन छोड़ेगा, कोई गलती से छूट जाए तो एक अलग बात, वरना कोई इतना बेवकूफ नहीं होगा। ऑल द ब्लैंक पेजेस ऑफ आंसर बुक मस्ट बी क्रॉस्ड। नंबर नहीं कटेंगे। जो बीच में ब्लैंक पेज है या ब्लैंक स्पेस है, उसमें वो रेड मार्क से एग्जामिनर एक लाइन ड्रॉ कर देगा, ताकि उसमें कुछ और ऐड ना हो सके बाद में भी। वैसे होता नहीं है, तो इस चीज के नंबर नहीं कटते, लेकिन बाहर एहतियात जरूरी है। टॉपिक्स किस तरह के होंगे? तो टॉपिक्स होंगे बेटा, ये 10 टॉपिक हैं। जैसे फर्स्ट टॉपिक है, रियल डेवलपमेंट शुड ट्रांसफॉर्म पीपल्स लाइव्स, नॉट जस्ट इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स। अब जो लोग इकोनॉमिक्स वाले हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड रखते हैं या इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड में इंटरेस्टेड है, उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन जाहिर है कि जो साइंस ग्रेजुएट्स हैं या एमबीबीएस है या पीई है, वो इस टॉपिक पर लिखना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। हालांकि टॉपिक आसान है कि बाद औकात, अक्सर औकात ऐसा होता है कि इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री इज शोन ऑन द statistical graphs and charts. Artificial statistical facts are given to the people to show that their country economy is growing, but in fact, behind the scene, the economy is not at all growing. तो ऐसी सिचुएशन जिसमें शुमारियाती हकायक बताए जाते हैं कुछ और हकीकत में डेवलपमेंट नहीं हो रही होती, तो ऐसे जो है डेवलपमेंट को आप रियल डेवलपमेंट नहीं कह सकते। रियल डेवलपमेंट ही लोगों की जिंदगियों को बदल सकती है। तो जाहिर है कि ये टॉपिक इकोनॉमिक कंडीशंस के हवाले से है। सेकंड टॉपिक है, हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, इल्स एंड रेमेडीज। अच्छा, हायर एजुकेशन के बारे में तो जाहिर है ये इसका थीम एजुकेशन है, लेकिन टॉपिक जो है वो लिमिटेड कर दिया, कंफाइन कर दिया उन्होंने हायर एजुकेशन से रिलेटेड। अब उसमें जो इल्स एंड रेमेडीज है, यानी हायर एजुकेशन में जो खामियां हैं और उन खामियों का क्या सद्देबाब है, ये डिस्कस करें। बड़ा वास्ट थीम होता है एजुकेशन, और हर साल इस थीम में से कोई ना कोई टॉपिक लाजमी बनता है। मैं जब आपको पास पेपर अभी सेंड करूंगा लेट नाइट, क्योंकि क्लासेस मेरी अभी चल रही है तकरीबन 11:30 तक, उसके बाद फिर मैं सेंड करना शुरू करूंगा आपको गूगल क्लासरूम के लिंक्स भी और पीडीएफ पर पास पेपर्स भी। तो जाहिर है कि आप देखेंगे कि हर साल 10 ऐसे में से एक ऐसे ऐसे टॉपिक पर होता है जो टॉपिक एजुकेशन के थीम से निकाला जाता है। थीम जो है, जैसे मैंने कहा एजुकेशन है, अब उसमें टॉपिक निकल आएगा विमेन्स एजुकेशन या हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान। ठीक है ना? तो इस तरह से ये टॉपिक्स, मगर थीम सबका सेम है। हम अगर थीम को अच्छी तरह से स्टडी कर लें तो फिर उसमें से टॉपिक्स निकालना आसान है। जैसे थीम है डेमोक्रेसी, अब टॉपिक बन सकता है डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान या द इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी टुडे। ठीक है ना? और इस तरह के टॉपिक्स बन सकते हैं। थर्ड है, टू मेनी ऑफ अस आर नॉट लिविंग आवर ड्रीम्स बिकॉज वी आर लिविंग आवर फियर्स। अब ये बड़ा ही फिलोसफिकल बट रियलिस्टिक टॉपिक है। फोर्थ है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक इकोनॉमिक कॉरिडोर।
सीपैक। सीपैक एक बहुत बड़ा थीम है, और अब पिछले कई सालों से ऑल्टरनेट ईयर्स में सीपैक से रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक जरूर आ रहा है। अच्छा जी, अब ये 10 टॉपिक्स है ना। 12 टॉपिक्स हम लास्ट टाइम ही डिस्कस कर चुके हैं। मैं वापस आऊंगा, और अब मैं डिस्कस करूंगा असल चीज को, जिसके बारे में बहुत सारी क्यूरियोसिटी है आपके जहन में, और वो है आउटलाइन। एक ऐसे जो है, उसकी आउटलाइन कैसे बने। दो तरीके हैं आउटलाइन बनाने के, मैं दोनों आपको दिखाता हूँ। देखिए, अब एक ये ऐसे मैंने लिख पाया था, आई थिंक, हाँ, 3 साल पहले, एजुकेशन इन पाकिस्तान। ठीक है, चैट मैंने साइट को ओपन कर लिया आपके सवालों के लिए। हैंड रेज करने के बजाय ना आप चैट में डायरेक्ट मैसेज कर दिया करें। मैं देख रहा हूँ चैट मेरे सामने खुली हुई। तो एजुकेशन इन पाकिस्तान, ये था टॉपिक। तो आप अपनी कॉपी के पेज पर बिल्कुल ऐसे लिखेंगे जैसे मैं सामने लिख रहा हूँ, जैसे सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। अब देखो, पहली हेडिंग जो है वो टॉपिक की है, उसके बाद आउटलाइन की हेडिंग है। अभी ऐसे स्टार्ट नहीं किया आपने, आउटलाइन स्टार्ट की है। देन इंट्रोडक्शन। अच्छा, इंट्रोडक्शन की आपने सिर्फ हेडिंग लगाई है, और इसके अलावा यहाँ कॉलम नहीं आएगा, बस ये इंट्रोडक्शन लिख दिया। इंट्रोडक्शन का मतलब ये हुआ कि आपके एसे में स्टार्टिंग पैराग्राफ, दैट इज द पार्ट ऑफ एक्सपोजिशन, उसमें इंट्रोडक्शन लिखा हुआ। जैसे कोई बुक होती है ना, बुक, तो बुक स्टार्ट होती है तो फर्स्ट पेज पर कंटेंट्स लिखे होते हैं। बस ये आपके एसे के कंटेंट्स हैं, कि मेरे एसे में ये पॉइंट्स इस सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। इसकी रेलेवेंस में ही आप ऐसे लिखेंगे। जब आप आउटलाइन बना लेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग आउटलाइन बनाने के लिए होगी। जब आउटलाइन बन जाती है तो आप आउटलाइन से एक एक पॉइंट उठाते हैं और उस पर एक एक पैराग्राफ वहां लिखना शुरू कर देते हैं, और आखिर तक इस आउटलाइन को ही फॉलो करके हर पैराग्राफ ऐड करते हैं। तो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद प्रेजेंट कंडीशन ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। वहां ऐसे में आप पाकिस्तान में जो प्रेजेंट कंडीशन है उसमें आप लिटरेसी रेट बताएंगे, वर्ल्ड रैंकिंग बताएंगे एजुकेशन में पाकिस्तान की क्या है, और प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन आपके यहाँ किस लेवल पर है ये बताएंगे। ये तीन चीजें डिस्कस करेंगे आप। इसमें 3 पैराग्राफ भी हो सकते हैं, उसमें एक ही पैराग्राफ में 3 बातें भी हो सकती हैं। देन यू विल डिस्कस इन योर एसे द प्रॉब्लम्स बिहाइंड पुअर एजुकेशन। पुअर एजुकेशन के पीछे क्या प्रॉब्लम्स है। नंबर 1 पॉवर्टी है, गुर्बत, लैक ऑफ गाइडेंस है, टेररिस्ट अटैक्स हैं। बहुत से इलाके पाकिस्तान में ऐसे हैं जहाँ पर अगर एजुकेशन दी जाए तो टेररिस्ट जो है वो नहीं चाहते कि उस इलाके के लोग एजुकेटेड हों, तो वो अटैक्स करते हैं। बहुत से स्कूल्स को अटैक किया गया, मदरसों को अटैक किया गया। फिर ओनली ब्रेड अर्नर्स, यानी पाकिस्तान में जाहिर है कि अक्सर लोग एजुकेशन इतनी ही हासिल करते हैं कि वो 2 वक्त अपना पेट पाल सकें। तो एजुकेशन इज द सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम ओनली। देन नॉट इनफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आपके यहाँ। बहुत से इलाकों में पाकिस्तान में, शहरों को छोड़कर बहुत से इलाकों में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं है। लैक ऑफ गवर्नमेंट इंटरेस्ट, गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड नहीं है। बजट में एजुकेशन पर सबसे कम पैसा रखा जाता है। फिर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ गिविंग एजुकेशन ओनली टू अ स्पेसिफिक जेंडर, सिर्फ मर्दों को ही तालीम दी जाती है बहुत से जगहों पर, खवातीन की तालीम का अभी भी शऊर पैदा नहीं हुआ हमारे कौम में। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स आप डिस्कस करते जा रहे हैं एक एक छोटे छोटे पैराग्राफ्स में, और ये पूरा ये। फिर आप नीचे आएंगे, पॉसिबल सॉल्यूशंस टू इरेडिकेट द प्रॉब्लम्स। इन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए जो पॉसिबल सॉल्यूशन है वो क्या है, ये आप दे रहे हैं।
सोशल अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, इस पर एक पैराग्राफ बना लें। सोशल अवेयरनेस कैसे क्रिएट करेंगे। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन बेटरमेंट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट नहीं ले रही है, इन्वेस्ट नहीं कर रही है पैसा, बजट में कम पैसा रखती है एजुकेशन पर, उसको किस तरह से उसको बढ़ा सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सफिशिएंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उसको एक एडिकेट वे में, प्रॉपर वे में इस्टेब्लिश किया जाए, कायम किया जाए उनको। प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स हो। ये सारे पॉइंट्स हमने सॉल्यूशंस के बताए। और उसके बाद सोर्स ऑफ मोटिवेशन में आपने मलाला यूसुफजई का जिक्र कर दिया, जिसने खवातीन की तालीम के ऊपर काम किया। मुख्तारा माई का जिक्र कर दिया। और आखिर में कंक्लूजन, कंक्लूजन में आप अपने इस पूरे ऐसे को समेट कर इन अ नटशेल you will give your opinion about all these things which have been discussed in this essay। तो ये बनेगा जनाब आपकी एक आउटलाइन। तो ये कंक्लूजन का नाम सिर्फ आपने लिखा है, यहाँ पर कंक्लूजन लिखना नहीं है, आपने कंक्लूड नहीं करना है ना, ये सिर्फ आउटलाइन आपने बनाकर दिखा दी। ठीक है। अब इस आउटलाइन से एक पॉइंट उठाएंगे और अपने ऐसे में उस पॉइंट के ऊपर एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ जितने आप लिख सकते हैं वो लिखेंगे। फिर इसी आउटलाइन से पॉइंट नंबर 2 उठाएंगे, फिर अपने वहां पे ऐड कर लेंगे। तो ये है जनाब आउटलाइन। मैं एक और आउटलाइन आपको दिखाता हूँ जिसकी शक्ल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ठीक। यहाँ पर हमने हेडिंग्स की सूरत में पॉइंट्स बनाए थे। एक और आउटलाइन में आपको दिखा रहा हूँ, वहाँ हेडिंग्स नहीं, सेंटेंसेस की शक्ल में पॉइंट करें, जैसे ये आपको नजर आ रही है। जी जनाब। अब ये जो आउटलाइन आपको नजर आ रही है, ये मैंने लिखवाई थी तकरीबन 2 साल पहले, बना के दिखाई थी। ये देखिए, ये देखिए इस फॉर्मेट में बनाई थी। ये भी काबिल कबूल है। जेंडर इक्वालिटी के ऊपर ऐसे लिखना था और उस साल आया भी था। डज इट एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी, ये टॉपिक था। जेंडर इक्वालिटी, डज इट एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी। आउटलाइन की हेडिंग थी, फिर इंट्रोडक्शन। नंबर 2 में आपने लिखा जेंडर इक्वालिटी मीन्स अ सिस्टम एंड जनरली कल्चर वेयर मेन एंड women have equal respect and rights so that they could avail the fullest of it privileges of the growth of human society। अब इस पॉइंट के ऊपर आपने पूरा पैराग्राफ लिख डाला। ठीक है। अब इस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए आपने ए और बी दो पॉइंट्स और निकाले जो इसी से रेलेवेंट है। A concept which we have seen being materialized in other nations but remains a mirage in a culturally rich nation like ours। नंबर अच्छा बी जो है, it is a concept which emphasis on, ये मिस्टेक है, emphasize on, it is a concept which emphasize होना चाहिए on abilities of individual rather than discriminating on the basis of gender। तो ये आप दो पॉइंट बना लिए। अब ए के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है, आप बी के ऊपर एक पैराग्राफ लिख दिया, फिर 3.3 जो है मेजर पॉइंट है, इसके ए और बी बनाएंगे आप। ठीक है ना। हाँ जी। ये ये कंप्लीट आउटलाइन बनती जा रही है। पॉइंट 3 के अंदर ए बी सी डी है, 4 के अंदर ए बी सी डी है, 5 6 के अंदर ए बी सी है, डी और ई भी है, 7 के अंदर ए बी सी डी है, ई है, 8 में ए बी है, 9 ए बी, 10 में कंक्लूजन आ गया। ये आउटलाइन है। अब हर आउट 9 ए के ऊपर आपने देखा, 9 का ए पॉइंट उठाया और उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिख डाला हो, तो वहां आपका ऐसे चल रहा है इस आउटलाइन की कवरेज में। ठीक है। तो ये आउटलाइन इतनी अहम चीज है, आपके ऐसे को टॉपिक से रेलेवेंट रखती है, ऑर्गेनाइज्ड रखती है, और आपको इधर उधर नहीं भटकने देती। ठीक है। तो ये जनाब आउटलाइन थी। इसी तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। आज मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि मैं किस तरह से काम करता हूँ। ठीक है ना। तो चल, अच्छा सबसे पहली चीज तो ये बता दूं, मैं क्लियर कर दूं कि भाई जो आउटलाइन है और जो ऐसे है, सबसे पहले हम एक थीम उठाएंगे। उस थीम के ऊपर हमें रीडिंग करनी पड़ेगी। ब्रेन स्टॉर्मिंग डायरेक्ट नहीं होती है। ठीक है। डायरेक्ट ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं होती, बल्कि हम एक थीम लेते हैं पहले,
उस थीम पर या टॉपिक पर ऑल्सो गाइड अस हाउ टू राइट जुडिशियल एसे आउटलाइन। ओके। तो अब जब हमने थीम ले लिया या हमने टॉपिक ले लिया, तो अब उसके ऊपर हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हम आ, सबसे पहली चीज रीडिंग करते हैं। विदाउट रीडिंग यू कैन नॉट गो इन टू द ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग कोई ऐसी चीज नहीं है, मैं यूट्यूब पे देखता हूँ अपने चैंपियन लोग बता रहे होते हैं, अक्सर बता रहे होते हैं कि भाई ये टॉपिक है, आइए इस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करें। ऐसे नहीं कर सकते भाई ब्रेन स्टॉर्मिंग। उस टॉपिक पर आपके पास नॉलेज है कितनी? नॉलेज कहाँ से आएगी? जब आप उस टॉपिक को रीड करेंगे। ठीक है ना। हमारी कौम का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि उसकी रीडिंग हैबिट नहीं है, हम डाउन पढ़ते नहीं है। ठीक है। तो रीडिंग हैबिट होनी चाहिए। अब जाहिर है कि आप खुद तो बैठ कर नहीं सकते ये काम। मैं ये करता हूँ कि डॉन से आर्टिकल्स निकालता हूँ जो उस टॉपिक से रेलेवेंट होते हैं। उन आर्टिकल्स को हम रीड करते जाते हैं और उसमें से पॉइंट्स गैदर करते जाते हैं। उन पॉइंट्स पर हम आपस में बैठकर डिस्कस करते हैं, आमने सामने, और उन पॉइंट्स को मजीद डेवलप करते हैं। जब उस पर डिस्कशन हो जाती है डिटेल में, तो हमारे पास ठीक ठाक नॉलेज यहाँ भर जाती है उस टॉपिक पर। फिर हम उस टॉपिक पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करने बैठते हैं। फिर आप भी अपने माइंड के अंदर तलाश करते हैं उन तमाम पॉइंट्स को, जो पॉइंट्स आपने गैदर किए थे वाइल रीडिंग द आर्टिकल्स इन द न्यूज़पेपर। मैं भी गैदर करता हूँ उसको और एक जगह लेकर आता हूँ। जब उनको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं तो फिर उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है ना। ऑर्गेनाइज करने के बाद फिर उन्हें जो है अच्छे इंग्लिश वर्ड्स में कन्वर्ट करके आउटलाइन का हिस्सा बनाते हैं। ये सारी जो वर्किंग है वो मैं पहले करके दिखाऊंगा, फिर आपसे कहूंगा कि अब आप कीजिए। मैं उन टीचर्स में से नहीं हूँ जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देने के बाद कहेगा कि लीजिए भाई अब शुरू हो जाएगी, जो आमतौर पर एकेडमीज में हो रहा होता है कि लोग आकर भाषण देते हैं और बड़े बड़े लेक्चर्स देते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं, और टिप्स एंड ट्रिक्स बताकर कहते हैं भाई ऐसा कीजिएगा। खुद करके नहीं दिखाते, क्योंकि उनसे कह दिया जाए ना कि बेटा खुद करो तो लग पता जाएगा कितने पानी में। मैं यहाँ आपके सामने लाइव क्लास में वो सब कुछ करके आपको पहले खुद दिखाऊंगा, फिर आपसे कहूंगा क्या बात है। ठीक। तब आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमें जो बता रहा है टीचर, उस टीचर को खुद भी आता है। ठीक है ना। तो फिर आप मुझ पर कॉन्फिडेंस रखेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला आगे अपने आप पर भी कॉन्फिडेंस आएगा आपको। मेरा तरीक़ाकार ये है कि मैं साथ साथ खुद करके दिखाता जाता हूँ और फिर आपसे कहता जाता हूँ कि आप भी कीजिए। ठीक है। तो इस तरह से क्लासेस में मजा भी आता है, दोनों तरफ से मेहनत हो रही होती है। और जब सीख जाते हैं तो फिर आपको जरूरत नहीं पड़ती मेरी, फिर आपको बहुत चल रहे होते हैं। ठीक। ये मेरा तरीका है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे जुडिशियल एसे के बारे में। मैं डिस्कस कर लूंगा आपसे इंडिविजुअली व्हाट्सएप के ऊपर, क्योंकि उसका हमारे हमारे इस से ताल्लुक नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला कल जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम एक थीम सेलेक्ट करेंगे, उस थीम पर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे, पॉइंट्स कलेक्ट करना शुरू करेंगे, आउटलाइन बनाना शुरू कर देंगे। कल से वर्किंग स्टार्ट। सब रेडी होकर बैठिए बैठिएगा। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है इंटरनेट परेशान करता है या मैं बिजी होता हूँ, मेरी तबीयत सही नहीं होती, तो फिर मैं क्लास ऑफ कर देता हूँ। फिर उसको इंशाल्लाह कंपनसेट करेंगे किसी और दिन। ठीक है भाई। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास यहाँ ऑफ करते हैं। बाकी सवाल व्हाट्सएप ग्रुप पर आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं मुझे, लेकिन अभी नहीं, 2 घंटे बाद, क्योंकि अभी तो मैं अगली क्लासेस लूंगा पेपर 2 की। पेपर 2 की क्लास इसके बाद स्टार्ट होने वाली। जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया, अगर वो पेपर 2 में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। मोस्ट वेलकम।